नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th क्लास का एक इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक पे हम लोग स्टडी करने जाएंगे और इसका इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे। आशा करते हैं वीडियो को लास्ट होते होते ये टॉपिक होता क्या है ये पूरी तरह से आपका माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मांग की कीमत लोच होती क्या है। इसके जस्ट पहले का चैप्टर है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। तो मांग का नियम ये कहता है कि अगर अन्य बातें समान हों तब जैसे ही वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा वैसे ही बाजार में उस वस्तु का मांग घट जाएगा। और इसके उल्टा भी होता है कि जैसे ही किसी वस्तु का बाजार में मूल्य घट जाता है तो तुरंत उस वस्तु का मांग बाजार में बढ़ जाता है। आखिर इसके पीछे कौन सा रीजन काम करता है, ये कैसे पॉसिबल होता है, इन सारी बातों पे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कशन कर चुके हैं। सवाल ये उठता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ने पर वस्तु का मांग घट जाता है तो आखिर कितना घटता है, और अगर मूल्य घटने पे मांग बढ़ जाता है तो सवाल है कि आखिर कितना बढ़ता है। ये जो कितना वर्ड है ये इस सवाल का जवाब लॉ ऑफ डिमांड नहीं दे पाता है। इसी चीज का जवाब जानने के क्रम में अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच का एक कल्पना किया कि मांग का कीमत लोच होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए जरा सा आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा एक तीर धनुष देखे हैं आप, ये ऐसा चलाते हैं ना। अगर आप इतना दूर, अगर ये डिस्टेंस में तीर को खींच के छोड़ते हो तो तीर कुछ दूर जाएगा। अगर इस तीर को यहां तक खींचा जाए तो क्या तीर उतना ही दूर जाएगा जितना दूर पहले जाता, और अगर इसको यहां तक खींचा जाए तो क्या तीर वहीं तक जाएगा? नहीं ना। ध्यान देना, एक रबड़ देखें आप, रबड़ पे हम लोग ऐसे खींचते हैं तो वो फैल जाता है, और जब उसको छोड़ देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। तो ये जो लोचशील, रबड़ फैल रहा है सिकुड़ रहा है, इसी को हम लोग लोचशीलता बोलते हैं, इलास्टिसिटी। सुने हैं इलास्टिसिटी का नाम? इलास्टिक, लोच, क्लियर है? तो ये लोच किस बात पे निर्भर करता है? सबसे पहला बात कि आप इस पे आप दबाव कैसा डाल रहे हो, कैसा दबाव है। मतलब लोच जो है वो दबाव पड़ने वाले दबाव पे निर्भर करता है, और दूसरा वस्तु की प्रकृति पे निर्भर करता है कि आखिर वो वस्तु का प्रकृति कैसा है। एक रबड़ को खींचूंगा तो वो फैलेगा, ये मेरे दबाव पे निर्भर करता है। और अगर इस कपड़े को अगर मैं खींचूं तो ये फैलेगा नहीं, ये फटेगा, लेकिन फिर भी जितना इसका लेंथ है इससे थोड़ा बड़ा होगा ना। तो ये इस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि हर वस्तु पे उसकी जो लोच होती है वो एक समान नहीं होती है। दबाव आप सब पर एक समान लगाओ, एक रबड़ का बॉल लो उस पर दबाव डालो वो दबेगा, और एक पत्थर ले लो उस पर दबाव डालो, क्या वो दबेगा? तो इसी तरह के अलग अलग प्रकार के वस्तुएं होती हैं, अलग अलग नेचर है। तो वस्तु का नेचर कैसा है इस बात पे लोच निर्भर करता है, और साथ ही साथ उस वस्तु पे आप दबाव किस रूप में, कितना दबाव उस पे आप डाल रहे हैं, इस बात पे निर्भर करता है। क्लियर है? तो चलो जरा सा आगे बढ़ते हैं और ध्यान देना
मांग का लोच अथवा मांग की कीमत लोच क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट चेंज, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यानी कहना यह है, इसको आप शॉर्ट में आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी लिखते हैं और ये हो जाता है डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी बाई पी। इसको जरा समझने की कोशिश करो। डेल्टा क्यू बाई क्यू, जब ये डिवाइड है ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पी बाई डेल्टा पी। समझ पा रहे हैं बात को? तो ध्यान देना, एक खास बात याद रखना कि मांग का लोच हमेशा ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। क्यों भाई? क्योंकि मांग और वस्तु की मांग और उसके कीमत में विपरीत संबंध होता है। ध्यान देना, ये है प्राइस और ये है डिमांड, ये दोनों के बीच में ऑपोजिट रिलेशन होता है। या तो दोनों एक दूसरे से टकराएगा या एक दूसरे से दूर होगा। 63 वाला रिलेशन है या 36 आंकड़ा है। प्राइस और डिमांड नॉर्मल में अगर देखोगे तो जो भी कमोडिटीज है उसका प्राइस और डिमांड में ऑपोजिट रिलेशन होता है। यानी अगर एक बढ़ा तो दूसरा अपने आप घटेगा, और दूसरा अगर घटा तो पहला बढ़ेगा, या पहला अगर बढ़ा तो दूसरा घटेगा। समझ में आ रही है बातें? चलिए जरा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान देना, मांग का लोच जो होता है ना, वो अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग टाइप का पड़ता है। तो कैसे कैसे वस्तुओं पे मांग का असर कैसा कैसा पड़ता है, जरा उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? ध्यान देना, सबसे पहला है सापेक्षत लोचदार मांग। सापेक्षत लोचदार मांग, इसको हम लोग बोलते हैं, ये समझो डेल्टा क्यू बाई क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी बाई पी। ये आपको समझ में आया? नहीं ना? चलो थोड़ा सा और आगे समझाते हैं। ग्राफ देखो, ये इस तरह का एक गुड्स है, एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पे हम लोग क्वांटिटी को डिनोट करेंगे और इस जगह पे उसके प्राइस को। अब ये प्राइस जो है ये P से P1 हो गया, यानी प्राइस बढ़ा, पहले जितना था उससे प्राइस बढ़ गया। अब जब P था तो इसका डिमांड था ये जगह, और जैसे ही जब P1 था, ये P था, तो डिमांड था आपका इस जगह पे, और जैसे ही ये दाम बढ़ा, यानी देखो जब ये दाम कम था तो इसका डिमांड ये था, और जैसे ही इसका प्राइस बढ़ गया तो इसका डिमांड ये हो गया। अब ये दो पॉइंट को मिला दो, जरा गौर से देखो इस पिक्चर को, तो आपको समझ में आएगा कि मूल्य में परिवर्तन कम हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है। यानी मूल्य में हल्का परिवर्तन होता है और क्वांटिटी में ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सापेक्षत लोचदार मांग।
क्लियर है? समझ में आया बात? ये आप इसको देखिए तो इसको बोल सकते हैं कि Q जो है वो ग्रेटर है किससे? Q इज ग्रेटर देन P, या प्रोपोर्शन ऑफ Q इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शन ऑफ P। क्लियर? चलो जरा दूसरे में आते हैं, सापेक्षत बेलोचदार मांग। एक लोचदार मांग था ये, अब है सापेक्षत बेलोचदार मांग। बेलोचदार, इसका क्या है इंडिकेशन भाई? तो इसमें प्राइस जो है ये ज्यादा होता है क्यू की तुलना में। समझते हैं? एक और ग्राफ लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपका पी यहां था, अब पी हो गया इतना। क्यू था आपका यहां, अब क्यू हुआ यहां। जब प्राइस कम था तो डिमांड ज्यादा था इस जगह था, और जैसे ही प्राइस बढ़ा तो ये डिमांड जो है थोड़ा कम हो गया। ये देखो, इसमें आप क्या सोच रहे हैं कि जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस में ज्यादा चेंजेज होगा लेकिन क्वांटिटी में चेंजेज कम होगा, जो जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु है, जरूरी है, लेना ही लेना है, उस जगह पर लोग प्राइस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पेट्रोल जिंदगी के लिए जरूरी है, समझो, लेकिन बात, पेट्रोल अगर 50 की जगह 80 हो जाए तो क्या लगता है लोग जो बाइक से चल रहे हो बाइक चलाना छोड़ देंगे? नहीं, वो थोड़ा सा क्वांटिटी में कम करेंगे लेकिन टोटली नहीं छोड़ेंगे। पेट्रोल अगर 100 रुपये लीटर हो जाता है फिर भी लोग पेट्रोल लेंगे, क्योंकि वो लाइफ के लिए एसेंशियल पार्ट है। क्लियर? चलो जरा सा अब थर्ड कैटेगरी में होता है ये मांग की लोच। इसको बोलते हैं इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग, इसमें क्या भाई? तो इसका प्राइस का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा क्वांटिटी के रेशियो के, यानी कि डिमांड के रेशियो के। समझ पा रहे हैं आप? आइए जरा, प्राइस जो है वो इक्वल किसके है? क्वांटिटी के। इसको कैसे ग्राफ में शो करोगे? देखो, ये ओ एक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे था P, यहां पे P1, यहां Q, यहां पे Q1। जब प्राइस ज्यादा था तो डिमांड कम था, जैसी प्राइस घटा डिमांड इसका बढ़ा। लेकिन गौर से देखो, प्राइस में जिस रेशियो में चेंजेज हो रहा है सेम उसी रेशियो में डिमांड में भी चेंजेज हो रहा है। क्लियर है? जिस रेशियो में प्राइस में चेंज हो रहा है सेम वही, मतलब प्राइस और डिमांड जब दोनों इक्वल हो तो इसको बोलते हैं इकाई लोचदार मांग। मतलब जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा घटेगा सेम उसी रेशियो में उसका डिमांड भी घटेगा और बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है पूर्ण लोचदार मांग। पूर्ण लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। इसमें कहता यह है कि प्राइस चाहे जितना भी हो जाए डिमांड ज्यों का त्यों ही रहेगा। प्राइस यहां था P, फिर हो गया P1, ये Q, और यहीं पर Q1 भी। मतलब प्राइस चाहे कितना भी बढ़े डिमांड आपका कांस्टेंट रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण बेलोचदार मांग। मतलब डिमांड क्वांटिटी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नमक, वो चाहे 10 रुपये किलो हो, 20 रुपये किलो हो या 100 रुपये किलो हो, और नमक चाहिए तो चाहिए। नमक के मांग पर वस्तुओं के मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है?
चलो जरा सा, और नेक्स्ट में आते हैं पूर्ण लोचदार मांग। पूर्ण लोचदार मांग ये क्या है भाई? ये इसका जस्ट उल्टा है। मांग में, प्राइस में अगर हल्का सा भी चेंजेज अगर हुआ तो डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। मतलब जहां पी है वहीं P1 भी रह जाए, प्राइस में हल्का सा चेंजेज अगर बाजार में डिमांड को अनलिमिटेड बढ़ा देता है तो इसी को बोलते हैं पूर्ण लोचदार मांग। ठीक है, तो अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, तो एकदम सिंपल समझना, 5। प्राइस और डिमांड का बीच का रिलेशन आपको समझना है। जिस रेशियो में प्राइस, अगर उससे ज्यादा रेशियो में डिमांड चेंज हो रहा हो, प्राइस कम बढ़ चेंज हो रहा हो और डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सापेक्षिक लोचदार मांग, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, दूसरा है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, और नेक्स्ट है सापेक्षिक बेलोचदार मांग। इसका जस्ट उल्टा, प्राइस ज्यादा चेंज होगा, प्राइस का रेशियो ज्यादा होगा, डिमांड का रेशियो कम होगा, इसको बोलेंगे रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है जिस रेशियो में प्राइस चेंज हो रहा है, सेम उसी रेशियो में अगर डिमांड भी चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इकाई लोचदार मांग, मतलब यूनिट इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? उसके बाद प्राइस चाहे कुछ भी कर लो, डिमांड कांस्टेंट रहेगा, ये हो गया पूर्ण बेलोचदार, कोई इफेक्ट ही नहीं है। और लास्ट है पूर्ण लोचदार मांग, प्राइस में हल्का सा चेंजेज अगर होता है और डिमांड में जबरदस्त चेंजेज हो जाए, तो ये 5 तरह का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से इन टॉपिक्स को समझने में आपको आसानी हुआ होगा और आपके साथ ये टॉपिक फैमिलियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे इसी का अगले पार्ट को लेकर के, जरूर देखिएगा। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सभी का धन्यवाद। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और मेहनत इतना कर रहे भाई, एक लाइक तो बनता है ना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।